चलिए, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। सेल क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ से डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट ए बनेगा। ये एक नॉर्मल सेल था पहले, ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। अगर दिख रहा होगा आपको, ये एक नॉर्मल सेल है। अब ये सेल डिवाइड होना चालू किया, ये ए सेल है, ये बी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ए सेल हो गया और ये बी सेल हो गया। तो ए और बी जो रहते हैं, ये दोनों के दोनों एक नॉर्मल सेल से ही बने हैं। तो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन सेल को दो पार्ट में डिवाइड होने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से फेसेस होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, जो एक से दो में कन्वर्ट हो सके या एक से दो पार्ट में डिवाइड हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो, एक नॉर्मल सेल है, वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट इज सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो अब ये जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, ठीक है, कि भाई इस प्रोसेस के दरमियान क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, वो सारी चीजें हाँ, जो है हम लोग सेल साइकिल में पढ़ते हैं। समझ आ रहा बात कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस चलो, तो सेल साइकिल जो होता है वो एक कॉमन इवेंट है, ध्यान रखेंगे। सेल साइकिल एक कॉमन इवेंट है, लेकिन सेल डिवीजन अलग अलग हो सकता है। क्या बोला मैंने? सेल साइकिल एक कॉमन इवेंट है, बट सेल डिवीजन अलग अलग हो सकता है। तो सेल डिवीजन अलग अलग कैसे हो सकता है कि भाई सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, मालूम होगा आपको। एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस मियोसिस। होता है ना। तो सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, मतलब सेल के डिवाइड होने के तरीके। सेल जो डिवाइड हो रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा, एक सेल अपने आप को बीच से डिवाइड करने स्टार्ट कर दिया और फिर वो दो पार्ट में डिवाइड भी हो गया, एक सेल ए एक सेल बी। ये दोनों सेल ए और बी ये नॉर्मल सेल से ही टूट के बने हैं, मतलब एक ही सेल का दो पार्ट। समझ आ रहा बात इतना? यस इतना समझ आ सर। रहा यस है ना? सर। तो ये जो तरीका है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, ये एक तरीका है सेल डिवाइड होने का। ये एक तरीका है सेल डिवाइड होने का। तो वो एक तरीका कौन सा है? माइटोसिस। ठीक है, वो ये जो तरीका है ये कौन सा है? माइटोसिस। तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, दे आर माइटोसिस, दे आर माइटोसिस। ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है सेल ऐसे डिवाइड होने का, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा कि भाई ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये पहले अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ए एंड बी। देन उसके बाद ये ए एंड बी फिर से अपने आप को डिवाइड करेगा, ए डैश, या बोल सकते हैं A1 A2, एंड बी भी अपने आप को डिवाइड करेगा, B1 एंड B2। ये बस मैंने नाम रखा है समझाने के लिए। समझ आ रहा बात? तो मियोसिस में क्या हो रहा है, एक ही सेल है, वो अपने आप को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। और माइटोसिस में एक ही सेल अपने आप को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो कौन से सेल डिवीजन में कितने टाइप के, मतलब ऐसा कौन सा सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं? मियोसिस। 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 तो हम लोगों ने सेल डिवीजन के दो टाइप देख लिए, इन दोनों का तरीका देख लिया। दो अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए दो अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं इसको और समझते भी हैं। अब बात आता है सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल क्या होता है? ये एक कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, इवेंट्स बिफोर सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कौन सा हो सकता है? मे बी, बोलो, माइटोसिस, और मियोसिस। इट मे बी मियोसिस। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? इवेंट्स बिफोर सेल डिवीजन, और दैट सेल डिवीजन इज मे बी माइटोसिस और इट मे बी मेयोसिस। ठीक है। बट ये जो इवेंट्स होते हैं दे आर सेम। इवेंट्स आर सेम फॉर बोथ, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हम लोगों ने एक बेसिक चीज देख लिया कि भैया सेल डिवीजन और सेल साइकिल, आप लोगों ने चैप्टर के उस शुरुआत में ही ये सारी चीजें देखते हो, है? बोलो, है ना? हाँ बोलो। सर, हाँ बोलो। सर मियोसिस में एक सेल, दो सेल एक साथ डिवाइड होगा कि एक ही सेल दो?
कैसे हुआ है आप बताओ, आप बताओ, मैंने जो पैटर्न बताया है उसके हिसाब से बताओ क्या हुआ। सर एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है। सर माइटोसिस में भी तो एक सेल दो में डिवाइड होता है। बट यहाँ एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 2। 3। और यहाँ पर कितने बन रहे हैं एक सेल से? 4। 4। तो दोनों में अंतर है ना। डिवीजन तो हमेशा 1 से 2 ही होगा, डिवीजन तो हमेशा 1 से 2 ही होगा, बट माइटोसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया, मियोसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हो गया, दोनों में अंतर है सर ना। मतलब माइटोसिस में ए और बी में फिर डिवीजन नहीं होगा आगे। हाँ इसमें नहीं होगा, वो अगर होगा तो वो सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा। एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ तक खत्म हो जाता है, एक मियोटिक डिवीजन यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद फिर से डिवीजन स्टार्ट होगा, दे आर नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन, दे आर सेकंड माइटोटिक डिवीजन। समझ आ रहा बात, ये एक माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो ये जो है आपका एक माइटोटिक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक खत्म, और ये जो रहता है ये एक मियोटिक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक खत्म। समझ आया बात। इसके बाद ये जो नॉर्मल सेल है ये भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉर्मल सेल से 2 नॉर्मल सेल बने हैं, ठीक है, तो वो फर्दर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं होगा, जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो इतना पहले समझ लो कि सेल डिवीजन के टाइप क्या होते हैं, क्यों हम उसको 2 तरीके से पढ़ते हैं, माइटोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हो रहा है। बाकी जो अंदर की चीजें हैं वो हम जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इफ सेल साइकिल जो होता है वो एक कॉमन इवेंट होता है, दे आर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। कुल मिलाकर के सेल साइकिल जो रहता है एक साइक्लिक इवेंट होता है, जो कि सेल को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, या सेल डिवीजन का एक प्रोसेस का पार्ट है ना। सेल डिवीजन के प्रोसेस में सेल साइकिल होता है, देन सेल साइकिल के एंड में सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो सेल साइकिल होगा, एक साइक्लिक इवेंट होगा जिसके एंड में सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और वो डिवीजन में भी माइटोसिस हो सकता है, में भी मियोसिस हो सकता है। क्लियर है इतना बेसिक, क्योंकि कई लोगों को, कई लोग यही समझते हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल दोनों एक ही चीज का सिनोनिम है, ऐसा नहीं है, दोनों दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है एक ही, बट 2 अलग अलग पार्ट है ये, ठीक है। समझ आ रहा है, हटा दें। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप कभी इसका मीनिंग को नहीं समझोगे। जनरली ऐसा होता है, हम स्टार्ट कर देते हैं माइटोसिस मियोसिस सेल साइकिल ऐसा। चलो, तो मैं इसको हटा रहा हूं। यस सर। यस सर। चलो, फिर सेल साइकिल से स्टार्ट करेंगे हम। देखो बेटा, सेल डिवीजन जो होता है ये एक कॉमन प्रोसेस है ना, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मैंने क्या बोला, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सेल डिवीजन करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस उसके में होगा ही। मे बी वो सिंगल सेल हो, मे बी वो हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सिंगल सेल क्यों ना हो या ऑर्गेन सिस्टम लेवल की क्यों ना हो, इस धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मे बी सिंगल सेल, मे सर बी हाँ मल्टी सेलुलर। सर हाँ अगर बोलो। सिंगल सेल डिवाइड होते हैं तो फिर हम लोग यूनिसेलुलर क्यों बोलते हैं? अरे बेटा, एक सेल 2 बन गया ना, अब वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी वाले हैं, एक सेल 2 सर बन तो गया। यूनिसेलुलर कहाँ हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई, एक चीज बताओ, मैं आपका क्लोन बना दूं, मैं आपका अगर क्लोन बना दूंगा तो क्या आप दोनों एक ही होगे क्या? नो सर। क्यों, आप दोनों तो सेम हो ना। आप ही की बॉडी का एक रेप्लिका मैंने बना दिया जो आप ही के जैसे दिखता है, तो आप दोनों के एक ही साथ रहोगे, एक साथ जुड़े रहोगे क्या? जैसा वो करेंगे वैसा आप करोगे क्या, या फिर जैसा आप करोगे वैसा वो करेंगे क्या, या दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, 2 अलग अलग पर्सन। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है। तो जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड होंगे, और क्या होंगे, ये दोनों 2 अलग अलग सेल में
चेंज हो जाएगी। अब ये तो खत्म हो गया ना, ये तो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, ये इसकी सर समझ आइडेंटिटी आ गया। खत्म हो गई, इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई और दो इसके जैसे दो अलग अलग सेल बन गए। अब ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने तरीके से जिएगा, ये अपने तरीके से जीवन को जिएगा, है ना। यस सर। तो इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो लिविंग की कैटेगरी में आता है, सबको सेल डिवीजन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? व्हाई सेल डिवीजन इज सो इम्पोर्टेंट? कौन बताएगा? पुष्पा बताएगी। सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा? तो अभी सर क्योंकि सेल को भी आगे बढ़ना होता है, आगे डिवाइड होना होता है पार्ट्स में। उसको भी आगे बढ़ना, पास होना पड़ेगा, जीवन में ऊंचे मुकाम पर जाना पड़ेगा। आगे क्या पास करना है? जैसे हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होगा, ठीक है। चलो ये वर्ड इज सेल हेयर ग्रोथ। ग्रोथ हेयर होगी। ग्रोथ इज अ हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ सेल डिवीजन। सेल है ना, हेयर ग्रोथ, नाखून का ग्रोथ, हम बच्चे से बड़े होते हैं, एग्जांपल ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बिना सेल ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन के बिना बोल सकते हैं बेटा ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा, सेल का ग्रोथ अलग अलग तरीके से होता है। सेल का साइज बढ़ता है तो भी ग्रोथ बोलते हैं, सेल का नंबर बढ़ता है तो भी हम बॉडी का ग्रोथ बोलते हैं। तो सेल का डिवीजन होगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा जनरली, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऐसा तो नहीं सेल कहीं आगे बढ़ रहा है, कहीं नहीं आगे बढ़ रहा है, हम तो एक ही हैं। फिर चलो हम बचपन से बड़े हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल डिवीजन होगा, ठीक है। सेल डिवाइड होता है अपने आप में ढेर सारा, ये सर। लेकिन लेकिन इस नहीं होगा। चलो ठीक है, अब बॉडी ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगर नहीं हो रहा है सेल डिवीजन तो उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारा? अगर छोड़ो, अगर एक बैक्टीरिया की बात करें, अगर बैक्टीरिया सेल डिवीजन नहीं करेगा तो क्या होगा? वो तो सिंगल सेल है। अगर वो सेल डिवाइड, अगर बैक्टीरिया का सेल का डिवीजन नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, जिंदा रह सकता है ना, कि नहीं रह सकता? यस सर। यस यस रह सर। सकता है, क्योंकि वो तो एक ही सेल है, वो अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो फिर भी जिंदा रहेगा। हाँ बोलो, सर बोलो तो भाई। फिर वो एक्सटेंट हो जाएगा ना। हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट स्पीशीज, ठीक है। सेल डिवीजन के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर वो कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं। हाँ बोलो। सर वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। हाँ, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन के बगैर नहीं हो पाएगा। और विथआउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो रहता है वो सेल डिवीजन के कारण ही होता है। मतलब जो भी गैमेट्स बनते हैं, या एक सेल दो में डिवाइड हो गया है, वो भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल में गैमेट बनेगा तो गैमेट भी सेल डिवीजन का ही एक रिजल्ट होता है, गैमेट बनना भी सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है। और एक सेल दो में डिवाइड हो गया, ये विथआउट गैमेट फॉर्मेशन एक से दो इंडिविजुअल बन रहा है। तो एक से जब दो इंडिविजुअल बनते हैं वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सारे टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस दुनिया से, और उनकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से ही बने हैं। क्या आप सिंगल सेल से बने हो? क्या आपकी बॉडी का फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुआ है? नो सर। नहीं, बोलो, बोलो भाई। नो सर। बोलो, क्या सिंगल सेल से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है? नो सर। यस सर। यस, यस सर। ठीक है। Yes, इस sir. दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनती है, ठीक है। समझ आ रहा बात? एक सेल से ही सारे टाइप के सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि सर? अगर मैं बोलूं, हाँ हाँ तो बोलो। वो एक सेल कहाँ से आया? आता है, अभी आएगा ना, अभी आएगा।
देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई बैक्टीरिया है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है, मालूम है इसके बारे में ईस्ट क्या होता है? सर यस सर, यस सर। क्या होता है, क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, यूनिसेलुलर फंजाई। फंगाई, ठीक है। फंगाई। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। चलो, तो बैक्टीरिया हो या ईस्ट हो, ये सिंगल सेल है। तो अब ये जो सिंगल सेल है, ये जो सिंगल सेल है, मान के चलो ये ऐसा है, ये आया कहाँ से? ये कहाँ से आएगा? सेल में पढ़े हो, एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री प्री एक्सिस्टिंग एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस सेलुलर सेलुलर किसने दिया था? रुडॉल्फ वॉल्शर। हेड और अच्छा, ठीक है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आएगा भैया? मे बी प्री एग्जिस्टिंग सेल ये है, ये एक सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये एक सेल है बैक्टीरिया का, ये ईस्ट का। अब ये सेल जो है ये डिवाइड होगा, बोलो डिवाइड होगा, कितना सेल बनेगा बोलो? 2। अरे भाई दो। दो सेल बनेगा, एक ये बन गया और एक और ये एक बन गया, ये पहला ये दूसरा। तो ये जो सेल है ये कहाँ, सिंगल सेल कहाँ से है भैया? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल भी एक ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, इसको हटा दूं क्या? चलो नहीं हटाते। जैसे ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन की जो कंप्लीट बॉडी है ये कहाँ से आएगी भैया? ये भी एक सेल से आएगी। देखोगे, देखो कैसे आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कैसे पैदा होते हैं, है ना। तो भाई क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, है, मेल गैमेट बोलो प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। क्या बनेगा इन दोनों के फ्यूजन से? अरे भाई ये तो कक्षा 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हो। जाइगोट, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है ना, सिंगल डिप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड को कौन सा मारना देखेंगे। तो जाइगोट एक सिंगल सेल है ना। तो जाइगोट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ या फ्यूजन हुआ, उसका रिजल्ट आया जाइगोट। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब क्या कहानी स्टार्ट होती है, ये जाइगोट कहाँ होगा? ये जाइगोट कहाँ होगा? फीमेल की बॉडी में। मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, मैं जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमंस के बॉडी में मान के चल बड़े यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट रहता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहेगा जाइगोट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज यूट्रस फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट रहेगा। अब जाइगोट का क्या होगा बेटा? डिवीजन स्टार्ट होगा, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, वो भी माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो अब क्या होगा, जाइगोट एक सेल है, अब इस एक सेल से दो सेल बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, ठीक है। तो ये एक जाइगोट है। अब इस जाइगोट के अंदर एक से दो सेल बना, बोलो ये दो सेल बना, ठीक है, डिवाइड हुआ। अब फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर ये दो सेल से क्या बनेगा? चार सेल बनेगा, ये चार सेल बन गया, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल बना, दो से फिर चार बना, चार से फिर आठ बना, बोलो आठ से फिर 16 सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज मोर्यूला। 16 के बाद 32 बनेगा, दैट इज ब्लास्टूला। 32 के बाद 64, मतलब कई लोगों को हिंदी नहीं आता, तो 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 सेल स्टेज, दैट इज गैस्ट्रूला स्टेज। ये यूट्रस में रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूटेरस में रहेगा फीमेल के, ठीक है। 64 सेल का एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 64 सेल्स प्रेजेंट हैं। वो 64 सेल्स कहाँ से हैं? डिवाइड हो करके एक ही से 64 बने। देन इसके बाद अब इस 64 का फिर से डिवीजन होगा, आपको मालूम है, बोलो कितना होना चाहिए, बोलो 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024,
ये तो हम लोग वो जो जीबी मिलता है ना, मतलब यस सर। 512 जीबी यस का, सर, ठीक है यस सर, है ना, ऐसा जो मेमोरी कार्ड होता यस है सर। ना, तो ये 64 जीबी, ये 64 जीबी, 128 जीबी, 256, 512, 1 टेराबाइट। एक्चुअली 1 टेराबाइट इज 1024 जीबी, 1000 जीबी नहीं होता है, 1024 जीबी होता है वो एक्चुअल में। मतलब हम लोग 1 टेराबाइट 1000 जीबी बोल देते हैं राउंड ऑफ में, बट वो होता है इतना है, ठीक है। चलो, तो ये इस टाइप, तो ये ऐसा आप डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होगा सर ये चलते तो जाएगा ना? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिवीजन कंटिन्यूअस। अब 1024 का फिर डिवीजन होगा तो 2000 समथिंग। अब कहानी स्टार्ट होता है 2000 से 4000, 4 से 8000, 8000 से 16000, फिर 32000, फिर 64000, फिर उसके बाद 1,20,000 समथिंग आएगा वही। फिर अब 1 से 2 लाख, ऐसे करते करते करोड़ों अरबों सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो सारे सेल मिलके हमारे हड्डियां, हमारे ब्रेन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे मसल, हमारे स्किन के सेल्स के रूप में चेंज होते जाते हैं और हमारा कंप्लीट बॉडी बनता है। तो मेनली स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल। समझ आ रहा बात? हाँ बोलो। सर यहाँ तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना? नहीं बेटा, वो एक्चुअल में सेल है वो, ठीक है, ये सेल ही होता है। न्यूक्लियस डिवाइड सर होगा तो फिर सेल होगा। सेल के अंदर कैसे डिवाइड होता है? हाँ, वो एक्चुअल में जब आप 12th में जाओगे तो ये चीज समझ आएगा कि सेल डिवाइड जरूर होता है बट सेपरेट नहीं होता है, इसीलिए वो माइटोसिस डिवीजन के जैसा होता है, बट उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज एक अलग प्रोसेस होता है, बट वो होता है सेल डिवीजन के जैसा, ठीक है। सर इसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड होगा लेकिन वो एक स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। तभी तो हमारी बॉडी एक ही है ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना हड्डी अलग से बन रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद मसल अलग बना, लीवर अलग बन रहा है। ऐसे मतलब सेल डिवाइड होके अलग हो गया, अलग होगा तो अलग अलग ऑर्गन बनेगा। फिर जब बच्चा पैदा होगा तो लीवर किडनी अलग अलग आ रहा है, उसको जोड़ के सील विल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है ना, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो, ये आप यस बाद में सर। समझोगे, क्लास 12 का है ये। तो सर कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सिंगल सेल से बनते हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया बनता है, फंगाई बनता है, प्लांट्स भी बनते हैं, वो भी ऐसे ही बनते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप अर्थवॉर्म का फॉर्मेशन देखोगे तो अर्थवॉर्म की भी शुरुआत यहीं से हुई, जाइगोट से। मोलस्का यहीं से शुरुआत होगी। एक जो कीड़ा पैदा होता है उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, कोई कीड़ा अगर भी पैदा हो रहा है तो वो भी यहीं से शुरुआत करेगा, जाइगोट से। तो सिंगल सेल से ही ऐसा इसी प्रोसेस के थ्रू बनते जाएगा। तो मेरा बताने का जो मेन मकसद है कि भैया दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, ठीक है। तो ये बताने का दूसरा कारण भी यही है कि भाई हम आगे चल के देखेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या होता है, इसलिए मियोसिस के थ्रू होता है, हम इसको आगे देखेंगे। तो अभी सिंपली ये ध्यान रखो कि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा, सेल का ग्रोथ होगा, जिससे कि बॉडी का मास बढ़ेगा, बॉडी का साइज बढ़ेगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन के साथ साथ सेल का ग्रोथ भी होता है, और सेल जब डिवाइड होगा, एक से बहुत सारे सेल बनते जाएंगे। तो भैया अगर इस पेन के अंदर सेल अगर कंटिन्यूस डिवाइड होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा। पेन का साइज बढ़ेगा। वैसे ही एक बच्चे का जो जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूस बॉडी में ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। सेल का डिवीजन भी होगा, सेल का ग्रोथ भी होगा, जिससे कि धीरे धीरे बच्चे के ग्रोथ होते हैं, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ होता है। समझ आ रहा है बात? क्या अभी हमारा यस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? मेरा ग्रोथ हो रहा है, मैं बढ़ गया हाइट में, ठीक है। अब क्या मेरे बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा होगा, सेल का ग्रोथ हो रहा होगा, यस सर। बॉडी का ग्रोथ हो रहा है? यस सर, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। यस सर। सेल का डिवीजन अभी भी हो रहा है, हेयर का ग्रोथ है, इट इज सेल डिवीजन। नाखून का ग्रोथ है, सेल डिवीजन, ठीक है। अब जैसे स्किन में ऐसे रगड़ा गया, स्किन में इंजरी हो गई, नए स्किन बनेगा, नए स्किन भी बनेगा, वो भी बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। समझ आ रहा है बात? सर क्लियर है? हाँ बोलो। यस सर। एक कंप्लीट बॉडी को बनने के लिए कितने सेल लगते हैं टोटल? डिपेंड करता है बेटा, वो बॉडी कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का एक एस्टिमेटेड है, ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी जो होता है 10 to the power of 26 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। आपके कैलकुलेटर में इतना डिजिट नहीं होगा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें से 40-45% आरबीसी का ही नंबर होता है इकलौता, ठीक है। तो 10 to the ओके power of सर। 13 10 to the power of 13 to 14 नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, आरबीसी के अलावा होते हैं हमारी बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स। बहुत है बेटा ये 10 to the power of, समझ रहे हो आप? ठीक यस है, सर। कितना होगा वो आप हिसाब लगाना थोड़ा सा वो
अरबों खरबों टाइप का है डिजिट, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं चीजें, इसीलिए जैसे कि मैं आप लोगों को जब भी समझाता हूँ कि बेटा पढ़ाई की शुरुआत करो, अगर आपको कंटिन्यूस ज्यादा देर तक बैठने की आदत नहीं है तो आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, सिर्फ बैठ लो, सिर्फ बैठने की आदत डाल, हैबिट डालो बस बैठने की, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी चीज की शुरुआत बहुत ही छोटे चीजों से होती है, हर बड़ी चीज की शुरुआत, ठीक है। हमेशा अगर आप डॉक्टर भी बनना चाह रहे हो तो आप बहुत ही छोटी चीजों से शुरुआत करोगे, एकदम से आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत करते हो, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत करते हो। तो हर बड़ी चीज एक छोटी सी शुरुआत से ही शुरू होती है ना। चलो तो हटा दूं मैं इसको, अब हम आगे आएंगे सेल साइकिल। सर फॉर्मेशन के बाद क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ के बाद कहाँ है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यस चलो ये तो हो गया बेसिक, है ना, ये हम बेसिक देख लिया, अब हम आते हैं मेन टॉपिक में। तो क्लियर हो रहा है, बेसिक समझ आ रहा है कि मुझे सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्या चीजें होती है, क्यों होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, ये सारी चीजें। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। सर ये सेल साइकिल प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के लिए सेम होता सब है क्या? सब 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 में होगा। नहीं बेटा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, 100% सिमिलर नहीं Yes, होता sir. है, क्योंकि हमारे में सेल ऑर्गेनेले होगा, प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेले नहीं होगा, है ना। हमारे में सेंट्रियोल होगा, उनके में नहीं होगा। तो प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होगा, एनिमल्स में सेंट्रियोल होगा। तो ऐसा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, बट बेसिक मैकेनिज्म लगभग लगभग सब में सेम होता है। जैसे सेल साइकिल की बात किया ना मैं, सेल साइकिल का बहुत सारे बेसिक मैकेनिज्म जो होते हैं, सेल साइकिल के जो प्रोसेसेस होते हैं वो लगभग लगभग वो मतलब मैक्सिमम चीजें सेम होती हैं, जो प्रोसेस है ना उनका वो सेम होता है। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि भाई कोई भी सेल अपने आप को जब डिवाइड करता है तो वो किस तरीके से और कौन कौन से इवेंट्स के थ्रू वो सेल डिवीजन होगा। तो सेल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है ना। उस इवेंट के द्वारा सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो अपने आप को डिवाइड कर सके। तो इस सेल साइकिल में क्या क्या आएगा, तो भैया पहले आएगा इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। देन उसके बाद आता है एम फेस। अब ये एम फेस क्या है, एम फेस क्या है, माइटोसिस या फिर मियोसिस, नहीं बेटा माइटोसिस या मियोसिस दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, माइटोसिस या मियोसिस, है ना। तो हम यहाँ पर माइटोसिस पढ़ेंगे, तो एम फॉर माइटोसिस या मियोसिस होगा। इंटरफेस जो रहता है वो लगभग लगभग दोनों में सिमिलर पाया जाता है, ठीक है। तो हाँ बोलो। सर सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेस फिर एम फेज ही होगा ना, ये जरूरी है ना? हाँ हाँ, Sequence. पहले इंटरफेस होगा देन उसके बाद एम फेस होगा, ये ऐसा, ठीक है। चलो तो ये साइकिल साइकिल के जैसा नहीं है, तो तिरछा हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये एक साइकिल है, मतलब एक मतलब सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल में हम देखते हैं कि भैया कितना पोर्शन किसका है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो, ये होता है इंटरफेस, ये इंटरफेस होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये होता है एम एम फेस, फेस। ठीक है, ये होता है एम फेस, ठीक है। एम फेस में क्या क्या आएगा वो बात की बात है, बहुत सारे अलग अलग फेसेस होते हैं एम फेस में भी। प्रोफेस, ये आपके एनसीईआरटी में देखो, मेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, एनाफेस, टीलोफेस, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल जब डिवाइड करता है, सेल जब ऐसा बीच से कटता है तो उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल दो पार्ट में अलग हो जाएगा। देन उसके बाद वो एक नया साइकिल, नया
सेल बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटरफेस से। स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटरफेस। तो इंटरफेस का खुद ही 3 स्टेजेस होते हैं। इंटरफेस के खुद ही 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक होता है G1 फेस, दूसरा होता है S फेस, और तीसरा होता है G2 G2 फेस। ठीक है, अब ये G1 फेज G2 फेज क्या होता है? तो एकदम बेसिक सा ध्यान रखना। G1 फेज जो रहता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। ठीक है, मतलब सेल का ग्रोथ स्टार्ट होता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि कोई एक सेल अगर 2 इक्वल सेल में डिवाइड होने वाला है, कोई एक सेल 2 इक्वल सेल में डिवाइड होने वाला है, तो भैया उसको पहले डबल अमाउंट में अपने आप को ग्रो कराना पड़ेगा। नहीं समझ आया? नो सर। ये एक सेल है, ठीक, इसको इसी के जैसे 2 सेल में डिवाइड होना है। डिवाइड होकर के इसको अपने ही जैसे 2 सेल बनाने। अब यहाँ से ये सेल डिवाइड होना चालू है, तो अब इसका साइज देखो। जैसे मान चलो इसका साइज है फॉर एग्जांपल 10 mm। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये इसी तरीके से डिवाइड हो गया तो ये कितना बनेगा? 5 mm। 5 mm। तो मुझे बताओ क्या ये उसके जैसा बना क्या? नो नो सर। नो सर। नहीं, ये तो उसके छोटू छोटू सा बन गया। ठीक है, आधा बन गया। लेकिन हमको इसी के जैसे करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? सेल को पहले डबल। डबल करना पड़ेगा। ठीक है, 20 mm का। देन उसके बाद ये 10 mm में डिवाइड। तो सेल साइकिल में यही सारी चीजें होती है। तो G1 फेज में क्या हो रहा है? ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, समझ आ रहा है, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करना चालू करता है। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेले हैं, साइटोप्लाज्म है, वो सब डबल होना स्टार्ट। समझ आया बात? वो सब डबल होना चालू होगा, मतलब सेल का साइज बढ़ना। एस फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एस फेस के बारे में। एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेस। ये ग्रोथ फेस है, ठीक है, G1 G2 सिंथेटिक फेस। ठीक है, एस फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मतलब ये सालों से एस फेस के बारे में नीट में आता रहा है और आगे भी आएगा। क्यों? क्योंकि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय डबल होता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर साइटोप्लाज्म डबल होगा, और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है बेटा? डबल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, विथआउट जेनेटिक मटेरियल कोई भी सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। विथआउट जेनेटिक मटेरियल कोई सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए जो सिग्नल मिलता है वो खुद जेनेटिक मटेरियल से मिलता है, डीएनए से मिलता है। ठीक है, तो एस फेस में क्या होता है बेटा? डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए डबल होगा। समझ आया? डीएनए डबल होगा। इसको आप लोग Yes, कहीं इतना इम्पोर्टेंट है ये, इसको लिखिएगा। ठीक है, तो एस फेस एकदम सिंपल से याद रखना। एस फेस में आपको क्या मिलेगा? डीएनए डबल होगा। जितना भी डीएनए है ना, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में जितना भी डीएनए है वो अब डबल होगा इस फेज के दौरान। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ये एक सेल साइकिल है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से चालू हुआ। ठीक है, G1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ यहाँ से। तो अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, मे बी दे आर ह्यूमन सेल। ठीक है, तो ह्यूमन सेल तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल को डिवाइड होने में अलग अलग समय लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया, तो आप लोग कभी पढ़े हो कि बैक्टीरिया को 1 से 2 होने में, डिवाइड होने में कितना समय लगता है? कोई बता सकता है? बताओ भाई, हरलीन। सर 30 मिनट। 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट में बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2। समझ आ रहा बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में, बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में 1 से 2 होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
5000 बैक्टीरिया है। 5000 बैक्टीरिया को बनने के लिए कम से कम मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे का समय लगा। ठीक है, 5000 बैक्टीरिया बनने के लिए 8 घंटे का समय लगा। तो 5000 बैक्टीरिया को 10,000 होने में कितना समय लगेगा? हाथ उठा के बताओ, मैसेज करो मेरे को। एक बैक्टीरिया से 5000, एक बैक्टीरिया से 5000 बैक्टीरिया बनने में 8 घंटे का समय लगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 5000 बैक्टीरिया है, इसको 10,000 बैक्टीरिया बनने में कितना समय लगेगा? 20 minutes. 20 मिनट्स। हाँ, सिर्फ 20 मिनट लगेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है। इसीलिए जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, हैवी बहुत ज्यादा फीवर आता है, जब इंसान को, जब बहुत अच्छा फील नहीं करता है इंसान, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बहुत जल्दी उसको मेडिसिन या जल्दी क्योर करना स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। अगर एकदम सर्टेन लिमिट से ऊपर बैक्टीरिया पहुंच गया तो उसको डबल होने में या 10 गुना होने में कुछ ही घंटे लगते हैं बस। समझ आ रहा बात? इसीलिए बहुत जल्दी मेडिकेशन और उसके जो भी रेमेडीज है, ट्रीटमेंट है, उसको किया जाता है मेडिकल। चलो, तो अब ह्यूमन सेल, जैसे अब ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट को डिवाइड होने में 1 से 2 बनने में करीब करीब 90 मिनट का समय लगता है। कितना? 90 मिनट। और अभी मैं जो आपसे पूछा ना कि इतने घंटे में 5000 बैक्टीरिया बना, फिर उसको कितना समय लगेगा 10,000, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं घुमा फिरा के। ईस्ट को 1 से 2 होने में 90 मिनट का समय लगता है, 1.5 घंटे का समय लगता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का सेल है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन सेल को 1 से 2 होने में, ठीक है, एक सेल को माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 होने में करीब करीब 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेल जो रहता है 24 आवर्स में डिवाइड होता है। 24 आवर्स का समय लगता है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो 24 आवर्स है, जितना भी समय लगता है उसमें 95% टाइम इंटरफेस का होता है। ठीक है, तो जितना भी समय लगता है करीब करीब 95% टाइम जो है वो इंटरफेस ले लेता है, और बाकी जो एम फेस होता है वो 5% टाइम में हो जाता है। ठीक है, एम फेस जो होगा, ये जो एम फेस होगा ये करीब करीब 5-6% टाइम में कंप्लीट हो जाता है। मतलब सेल को डिवाइड होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन सेल को डिवाइड होने के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको करने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है। फिर अगर आपसे पूछे कि भैया 95% समय जो है वो इंटरफेस ले लेता है, इंटरफेस में 3 इवेंट है, तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? तो ध्यान रखेंगे एस फेस लेता है। ठीक है, सबसे ज्यादा समय एस फेस लेगा। क्या? जिसमें डीएनए डबल होता है। तो पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा समय इंटरफेस का होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा समय लेता है एस फेस, जिसमें डीएनए डबल होता है और सेंट्रियोल भी डबल होता है। डीएनए डबल होता है एंड सेंट्रियोल भी डबल होता है। क्लियर हो रहा है इतना? ये बेसिक समझ आ रहा है पहले आप लोगों को? यस Yes, sir. हटा दूं? यस यस चलो, Yes, अब इसमें जो G2 फेस है ये क्या करता है बेटा? ये जो भी आगे सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा, दैट इज कौन सा होगा G2 फेस के बाद? ये एम फेस होगा। तो एम फेस के लिए जितने भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो सारे प्रोटीन जो होते हैं वो G2 फेस में बनते हैं। तो G2 भी एक प्रकार का ग्रोथ फेस है जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ सेल ऑर्गेनेल, सेल का साइज बढ़ गया, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है आगे एम फेस में, जो काम आएगा। समझ आ रहा बात? ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फेस है, ये आपका सेल का ग्रोथ वाला फेस है, और इसमें डीएनए डबल होता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी का आता है, हमेशा ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज हम, है ना, दूसरी चीज अगर हम देखें कि क्वेश्चन और क्या क्या आता है इसमें, तो अभी मैं अगर बोलूं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपसे पहले भी ये पूछ चुका हूं कि अगर मैं आपके स्किन का, ठीक है, जो एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, मान के चलो कि मे बी किडनी सेल ले लेते हैं या हार्ट सेल ले लेते हैं। हार्ट सेल डिवाइड नहीं होता है जनरली, ठीक है, हार्ट का जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन डिवाइडिंग फेस में ही रहता है, मतलब उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बार जो हार्ट साइज बढ़ गया, एक बार जो हो गया, हार्ट बन गया, उसके बाद फिर उसमें और ज्यादा डिवीजन नहीं
पाए जाते हैं, सेल डिवीजन नहीं पाए जाते हैं, है ना। वो आगे देखेंगे कि क्यों, क्या होता है, तो देख लेते हैं वैसे। तो जैसे आप देखोगे बेटा कि एम फेज के बाद नया स्टार्ट होता है क्या, G1 फेज, है ना। तो जो हार्ट का जो सेल्स होते हैं, हार्ट के जो मसल सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल, कार्डियक सेल क्या करते हैं कि ये G1 फेज के बदले G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज। आप लोगों ने अभी रूट स्टेम लीफ पढ़ा है? यस Yes. No, नहीं sir. Yes, sir. नो सर अरे क्यूसेंट फेज नहीं पढ़े हो क्या? No, नो sir. सर। नो सर अच्छा अच्छा, ठीक है टर्म चलो। 1 का ही तो पार्ट हुआ था, हाँ, क्या चीज? टर्म 1 का ही सर पार्ट हुआ था, स्टार्टिंग का बचा है। अच्छा अच्छा, अभी स्टार्टिंग का होगा आप लोगों का रूट स्टेम लीफ, क्योंकि उसके बिना फिर आगे जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी अब आपका मतलब भले सिलेबस में नहीं है बट उसको भी करवाएंगे, फिर उसके बाद होगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। अब आप लोगों का जो है ये मेरा चैप्टर के बाद अब आप लोगों का जो है 2 बड़े बड़े यूनिट्स आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, काफी बड़े बड़े यूनिट्स हैं। चलो, और काफी टाइम टेकिंग भी है। तो क्विसेंट फेज जो होता है ये एक प्रकार का इनएक्टिव फेज होता है, दैट इज G0 फेज। तो अगर कोई सेल आफ्टर एम फेज, साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल डिवाइड हो गया, और जो डिवाइडेड सेल है, जैसे एक सेल था ये डिवाइड होकर के 2 बन गया, अब ये जो 2 सेल है, ये दोनों सेल जो है वो G1 में एंटर कभी नहीं करेंगे, वो G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। तो G0 फेज होता है क्विसेंट स्टेज होता है, क्विसेंट फेज होता है जिसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। मतलब ये है कि वो अब G1S और ये G2 मतलब इंटरफेस में एंटर नहीं करेगा, वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, मतलब कि उसमें सेल डिवीजन अब आगे नहीं पाया जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको G0 फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो G0 फेज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो एक बार डिवाइड हो गए, एक बार बन गए, उसके बाद वो बहुत ही रेयरली, मतलब बॉडी की अगर बहुत सीवियर डिमांड है तो ही वो सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली वो कभी सेल डिवीजन नहीं करते हैं। लाइक जैसे हार्ट सेल, हार्ट का जो सेल होता है वो जनरली डिवाइड नहीं होगा जब तक बहुत बुरी स्थिति ना आ जाए, मरने की स्थिति में ना आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसीलिए बेटा कि अगर हार्ट सेल डिवाइड हुआ तो भैया क्या होगा, हार्ट के जो सेल है वो अगर डिवाइड होंगे तो हार्ट का साइज भी बढ़ते जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, बड़े दिल वाली। बड़े दिल वाले हो, ठीक है। तो अगर कोई बोलते हैं हम बड़े दिल वाले, मतलब भैया वो खतरे में है, बड़े दिल वाले कोई बहुत अच्छी स्टेज में नहीं होते, वो खतरे में होते हैं। हार्ट का साइज बढ़ेगा तो पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो ब्लड का जो आउटपुट होता है हार्ट से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, साइज बढ़ेगा तो आजू बाजू जगह नहीं है तो अच्छे से वो बीट नहीं कर पाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो, तो क्लियर है, ये क्वेश्चन फेज समझ आ रहा है, G0 फेज सर? समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सर हाँ बोलो। G0 फेज के बाद फिर रुक जाता है? हाँ रुक जाएगा बेटा, G0 फेज का मतलब है कि वो इंटरफेस में अब नहीं पहुंचेगा, वो इंटरफेस में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है कि जैसे ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मैं आपको बोलूं, बताओ कितने पाए जाते हैं, फिर चलो कौन बताएगा, रेणुका बताएगी, बताओ फिर रेणुका। यस सर, क्या? कहाँ ध्यान रहता है बेटा? सर क्रोमोसोम ना, हाँ 46। 46, है ना। बताओ भाई विश्वम्भर कि अगर मैं आपका एक नॉन डिवाइडिंग स्किन सेल, फॉर एग्जांपल नॉन डिवाइडिंग हार्ट सेल को मैं आपको दे दूं, और हार्ट सेल के अंदर अगर आप झांक के देखोगे, ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसमें आपको कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे? 0. रिद्धि बताएगी कितना देखने को मिलेगा। पहले मैंने पूछा कि ह्यूमन के जो भी नॉर्मल सेल हैं, ठीक है, गैमेट को छोड़ के सभी में 46 क्रोमोसोम होगा बताया गया। फिर मैंने बोला कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप से, मतलब भाई रिद्धि, मतलब भाई परमिंदर, सर 46। हेमंत, Sir, 23. ए बाबा, गैमेट में होता है वो, नॉर्मल सेल में 46 होगा। हाँ बोलो रेणुका। अरलीन, दीपिका साहू, सर 46।
सर दीपिका, 46 भूमि, सर 22 सर 46 ए बाबा 22 का क्या सोच के बोले हो आयुष? 23 हाफ बोलते तो नहीं भी मेरे को समझ लगा है। हाफ 46 का हाफ 22 होता है, 23 होता है। 23 हाँ तो है 46 का हाफ 23 होगा ना, बोलना था तो 23 बोलना था, सर 22 स्लिप हो का गया एक। टंग। अच्छा टंग स्लिप होगा, -1 होगा, ठीक है। चलो बताओ भाई ईशा। सर 0। 0। और कौन बताएगा? पुष्पा, सर प्रकृति, 40। प्रकृति सर 0 0। देखो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब सेल पढ़ाया था तब भी स्टार्ट किया था आप लोगों को, ठीक है। जो भी नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखता है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ डीएनए पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, नॉट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपीयर तभी होता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, समझ आया बात? तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? डीएनए दिखेगा। मैंने ये चीजें आप लोगों को सेल जब पढ़ाया था उस समय बताया था। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको सिर्फ डीएनए मिलेगा, याद आ रहा है? क्रोमोसोम मैंने बताया यस था, सर। यस सर डीएनए एक धागा के जैसा है, क्रोमोसोम धागे को चक्री में लपेट दो तो अब ये चक्री बन गया क्रोमोसोम, दैट इज वाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। Coiling. वाइंडिंग होगा, कॉइलिंग या वाइंडिंग ऑफ डीएनए नोन एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट अ कॉइलिंग ऑफ डीएनए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। समझ आ रहा बात? और वो कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये अनकॉइल्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, आप फर्स्ट क्रोमोसोम कौन सा है या लास्ट क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम कौन सा आप नहीं पहचान सकते। कारण ये होता है कि जब वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है तो वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडेंस हो गया है। कोई भी चीज, मैं आपको हाथ पैर को बांध दूं तो आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, ऐसा अगर मैं आपको सिकोड़ दूं ऐसा तो आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, जब तक आपके हाथ पैर खुले नहीं रहेंगे आप काम नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही डीएनए जब फैला रहता है तो ही वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन कर पाता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? तो इसीलिए ऐसा फॉर्म में पाया जाता है। तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल की बात किया हूँ, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से होता है सेल डिविजन, ठीक है। चलो, तो अभी ये सेल इस फॉर्म में है बेटा, ठीक है। अब G1 फेज में चालू होगा तो अब क्या होगा कि भैया ये जो डीएनए दिख रहा है ये तो अपनी जगह सही है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। अब आज स्टार्ट करते हैं एस फेज। तो जब एस फेज में आएगा, ये G1 है, इसका ग्रोथ हुआ, ठीक है, जो भी एक्सवाइजेड मैंने बताया था। अब क्या होगा बेटा कि अब मान के चलो कि यहाँ पर कितने क्रोमोसोम दिखेंगे? अरे बोलो भाई, 36 ये जीवन है, कितना क्रोमोसोम दिखेगा? 46 क्रोमोसोम कितना दिखेगा प्रकृति? सर 0 ईशा, सर 0। क्रोमोसोम इसमें अभी भी 0 दिखेगा, ठीक है। कहाँ है क्रोमोसोम? ये तो डीएनए है अनकॉइल्ड, ये तो डायग्राम में दिख रहा है, ये डीएनए है, इट इज डीएनए। बट डीएनए तो है 46। डीएनए कितना है बेटा यहाँ पर? 46 इन नंबर। डीएनए सेपरेट सेपरेट है, क्रोमोसोम अभी दिखेगा नहीं। तो डीएनए जो है वो 46 है, ठीक है। तो मैं इस 46 डीएनए को 2C बोल रहा हूँ, ठीक है, सर 2C से। हाँ बोलो। सर एक ही डीएनए होगा ना न्यूक्लियस के अंदर? आपके क्लास में 46 स्टूडेंट है, ठीक है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 46 46। हर एक के हाथ में एक चक्री है, कितने चक्री है? एक टोटल कितने चक्री है? एक। 46 46। हर चक्री में धागा है, हम्म तो कितने नंबर ऑफ धागा हुए? 40 46। सभी धागा को निकाल के मिला दो, सभी धागा को चक्री से निकाल के मिला दो। जो धागे का गुच्छा दिखेगा
ठीक है, उसका नंबर कितना होगा? 1. आप 46 धागा को अलग अलग 46 चक्री से निकाल के आप एक साथ मिला दोगे तो वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो फिर एक कैसे हो गया? सर एक कैसे हो बहुत जाएगा? बहुत सारा मतलब कितना है? जितने 46। चक्री से 46, निकलेंगे उतना 46। ही तो, जितने चक्री से धागा निकलेंगे उतना ही तो धागा रहेगा बेटा, अलग से पैदा थोड़ी ना हो जाएगा, ये जुड़ थोड़ा जाएगा ऑटोमेटिक धागा। समझ आ रहा बात? ठीक है। यस सर। फिर आप अपने अपने धागा को वापस लेके चक्री में लपेट दोगे तो कितना धागा दिखेगा? 46. 46। अब कितना चक्री हो गया विथ धागा? 46। 46। तो जब इसमें 46 डीएनए है, ठीक है, 46 डीएनए है और हर एक डीएनए की कॉइलिंग हो करके एक क्रोमोसोम बनेगा, तो इसका ये मतलब है कि आगे चल के हर एक क्रोमोसोम एक डीएनए से ही बना है, कॉइलिंग हो करके। तो जब 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब वो बना किससे? 46 डीएनए से बना है। तो एक नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में आपको कितना डीएनए मिलेगा? डीएनए धागा 46। बोलो 46। तो उस डीएनए को मैं यहाँ पर 2C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ आया बात? मैं इसको Yes, sir. 2C मान रहा हूँ। समझ आया? Yes, यहाँ sir. पर कितना कितना चक्री दिख रहा है? 46। 46. एक भी नहीं, कहाँ है? तो धागा है। हाँ यस। धागे को जब चक्री में लपेटोगे जब चक्री अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है? यहाँ पर सिर्फ धागा है। जब धागा खुला हुआ मिले तो वो सिर्फ धागा है, धागे को जब लपेट देंगे तो वो एक चक्री बनेगी। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो धागा अभी कॉइलिंग नहीं हुआ है, समझ आ रहा है? डीएनए की Yes, कॉइलिंग sir. नहीं हुई है, मतलब क्रोमोसोम अपीयर नहीं हुआ है। तो अभी क्या है? सिर्फ डीएनए। तो डीएनए को मैं 2C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और क्रोमोसोम जो होते हैं जनरली एक नॉर्मल सेल में, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो 46 क्रोमोसोम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 2N। बोलो, समझ आया? यस सर। सर यहाँ अगर पे आपसे पूछ 2N पे- का मतलब होता है कि 46 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने का एक ये सिंबल है, ठीक है। तो सर सिर्फ 2N 2 को ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए उसकी जगह? N का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम। और सी का क्रोमोसोम्स ना? C का मतलब होता है 23 डीएनए। ये ऐसा रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। ओके C सर। जो होता है वो 23 डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया? Yes, N जो sir. होता है वो 23 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। तो 23 इक्वल्स टू N। तो 46 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 और 2 मल्टीप्लाइड बाय N और 2N। बोलो, गणित समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। इतना गणित आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, चलो। तो 46 क्रोमोसोम को मैं 2N से रिप्रेजेंट करता हूँ और 46 डीएनए को मैं 2C से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आपको बोले G1 फेज में कितना क्रोमोसोम है? 0। कितना डीएनए है? 2C। ठीक है। अब आते हैं बेटा S फेज। ये कौन सा फेज है? S फेज। Space. S फेज की शुरुआत में कितना क्रोमोसोम होगा? तो 0। ठीक है। S फेज की शुरुआत में कितना डीएनए होगा? बोलो। 2C. 46। 2C। अभी 46। ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, ये हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं भैया, है ना? ये क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है। अब S फेज, लेटर S फेज, लेटर S फेज मतलब एंड ऑफ S फेज। बोलो क्या? एंड ऑफ स्पेस। S फेज। तो S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए कितना हो गया? डीएनए कितना हो गया? डबल हो गया ना भाई। यस सर। ये डबल वाला है, ये ब्लैक वाला नॉर्मल है, ब्लू वाला उसका जो कॉपी है। बोलो, समझ आया बात? यस ठीक है। सर। तो एस फेज के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। 2C। अम्मा 0. कहाँ क्रोमोसोम बना है? ये डीएनए है अभी, यस सर। ये अभी भी डीएनए है। ठीक है। मैं जैसा पूछ रहा हूँ ना ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
और इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ। बाकी सारे इवेंट्स जो है ना आफ्टर एस फेज सब इजी है, सर बहुत इसको इजी है। एक और डायग्राम बार बता दीजिए ना। पहले पूरा अच्छे से समझ लो उसके बाद, है ना। यहाँ पर डीएनए, डीएनए 4C कितना है? 4C डीएनए कितना है बोलो? 4C 4C। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं G2 फेज। G2 फेज पहले देख लो बेटा, पहले अच्छे से देखो, पहले अच्छे से सुनो और समझो, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर देख रहा चलो चलो, ये हो गया। अब मैं फिर से न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल वाला डीएनए पहले का, ये कॉपी वाला डीएनए ब्लू कलर का। तो G2 फेज में क्रोमोसोम कितना होगा? 0 0 0। डीएनए कितना होगा? 46 2C 4C 4C। 4C मतलब कितना नंबर? 92 92। टू 4C मतलब 92, क्योंकि 2C मतलब 46 हुआ था। 46 एक बार अच्छे से देखो, पहले शुरुआत से देखो, उसके बाद फिर पूछो मेरे से। यहां से मैंने शुरू किया G1 फेज, S फेज की शुरुआत, S फेज का एंड, देन G2 फेज। इसको देखो अच्छे से, फिर कुछ डाउट है तो। क्लियर है? सर। Yes, sir. अभी हम धागे को चक्री में लपेटना चालू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ धागा ही धागा दिख रहा है। बोलो, यस सर यस सर। है ना, अभी सिर्फ धागा ही धागा दिख रहा है। अभी हम इसको चक्री में लपेटना चालू नहीं किए हैं। चक्री कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये धागा तो लपटाया 92 हुआ। कहाँ से है? हाँ बेटा, तो 92 कहाँ से? एस फेस में क्या होता है बेटा? एस फेस में क्या होता है? एस फेस में क्या होता है? अरे जल्दी बताओ। डबल। डीएनए डबल होता है। तो एस फेस की शुरुआत में डीएनए डबल हो जाएगा कि एस फेस जब खत्म होगा तब डीएनए डबल होगा? सर शुरुआत। शुरुआत में मतलब शुरू होते ही जस्ट डबल हो जाएगा? इतना बड़ा इवेंट है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इवेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस फेस है। शुरुआत में ही हो जाएगा तो बाकी समय भजिया तलेगा ये। हाँ? शुरू के कुछ समय में अगर डबल हो गया तो बाकी समय क्या करेगा? भाई डबलिंग का एक प्रोसेस होगा बेटा। शुरुआत होगा, डीएनए डबल होना स्टार्ट होगा। देखो शुरुआत होगा, डीएनए डबल होना स्टार्ट होगा, डीएनए डबल होना स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, डीएनए डबल हो गया। ठीक है, तो आपको रिजल्ट, हर चीज का रिजल्ट तो एंड में ही मिलेगा। शुरू में ही अगर हो जाएगा तो बाकी समय पे क्या होगा, है ना। तो एस फेस में डीएनए डबल होता है। तो एस फेस से पहले कितना डीएनए था? जल्दी बोलो, एस फेस से पहले कितना डीएनए था? 46 डीएनए था। समझ आया? एस फेस में पहुंचेगा, डीएनए डबल होगा। एस फेस के एंड में डीएनए कितना हो जाएगा? 92 46 का डबल 92। एस फेस के बाद डीएनए डबल ही रहेगा, मतलब डीएनए डबल होकर के G2 फेस में पहुंचेगा। अब डीएनए कितना मिलेगा? 92। ठीक है, 46 को हम कितना बोले थे? 2C। तो 92 को कितना बोलेंगे? 4C। समझ आया बेटा? फिर समझ आया? हाँ बोलो, हाँ बोलो। डीएनए अपने आप डबल हो जाता है। अपने आप कैसे होगा बेटा? अपने आप तो सूरज भी नहीं निकलता है सुबह, अपने आप तो रात को चंदा मामा भी नहीं दिखता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है इस दुनिया में, हर चीज का कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, वो सारा प्रोसेस क्लास 12th में है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 का बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं वहां नीट में, वहां पढ़ोगे आप। ठीक है,
तो डीएनए डबलिंग प्रोसेस काफी काफी बड़ा प्रोसेस होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है, काफी एनर्जेटिक प्रोसेस है, काफी एनर्जेटिक प्रोसेस। सारे सेल डिवीजन के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी फेस में होती है, क्योंकि डीएनए काफी लंबा होता है। मैंने आपको बताया है कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 46 डीएनए की लेंथ कितनी होती है? अरे बोलो भाई। हाँ बेटा, बोले तो बताया था ना आप लोगों को। हाँ समझ आ रहा है, हजारों किलोमीटर होता है, हजारों किलोमीटर। ये मैं पिछली बार कैलकुलेट करवाया था आप लोग, डेटा याद नहीं है कोई बात नहीं, है ना, हजारों किलोमीटर होता है बेटा, है ना। तो इतना लंबा डीएनए को डबल करने के लिए काफी एनर्जी और काफी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, क्योंकि हमारी बॉडी में 46 डीएनए है, तो किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, तो उनका लेंथ होगा, उसके हिसाब से उनका समय लगता है। ठीक है, तो जितना लंबा होगा डीएनए, जितना जितना नंबर्स में होंगे उतना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और प्लस उनका मैकेनिज्म कैसा है उसको डबल करने का, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। क्लियर है बेटा? ये मालूम है ना, सूरज भी Yes, सुबह sir. अपने आप नहीं उगता है। ठीक है, Yes, सुबह sir. भी अपने आप नहीं होता है, पृथ्वी को घूमना पड़ता है तब जाकर के सुबह दिखता है, मतलब सूर्य मतलब सन दिखता है। समझ आया? चलो, Yes, अगर इसका इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये चीज नहीं समझ आएगा तो आगे और दिक्कत जाएगी। नो सर अभी ठीक है। अभी धागा 46 है, 23 धागे को सी बोले तो 46 धागे को 2C बोलेंगे। ठीक है, डीएनए 46 है, उसको 2C से रिप्रेजेंट कर दिए, 23 डीएनए को C से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 46 को 2C से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और एस फेस में डीएनए डबल होता है, शुरुआत में आपको मिलेगा 2C, एंड ऑफ द एस फेस में आपको 4C मिलेगा, दैट इज 92 डीएनए हो गया, 92 डीएनए हो गया। लेकिन क्रोमोसोम दिख रहा है क्या? नहीं, अभी भी ये धागा है ना, चक्री में लपटाया हुआ नहीं है। देन उसके बाद G2 फेस में यही चीजें आगे बढ़ेंगी। G2 फेस में डीएनए डबल नहीं होगा, जो डबल हो गया वो आगे कंटिन्यू होगा। तो G2 फेस में भी अभी भी क्रोमोसोम नहीं दिख रहा है, दैट इज 0 है, और डीएनए अभी 4C है। ठीक है, क्योंकि डबल होकर के ही तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। सेल के अंदर डीएनए डबल हो गया, अब सेल के अंदर जो प्रोसेस है आफ्टर डीएनए डबलिंग, सेल के अंदर जो नेक्स्ट फेस है उसमें तो आपको डीएनए डबल ही मिलेगा। यहाँ पर भी डीएनए डबल ही मिलेगा, यहाँ भी डीएनए डबल मिलेगा, मतलब ये डीएनए डबल होने के बाद G2 फेस में भी आपको डीएनए डबल मिलेगा और यहाँ पर भी डीएनए डबल मिलेगा। समझ आया बात? यस सर। यस सर। ये समझ आ रहा है सीवी वाला? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, लेकिन बेटा अब यहाँ पर एक चीज देखना कि क्रोमोसोम दिखता जरूर नहीं है, क्रोमोसोम दिखता जरूर नहीं है, लेकिन हम जनरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके जो लीवर सेल है उसमें कितना क्रोमोसोम का नंबर है, मैं आपको बोलूं कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्या बोलोगे? 0 बोलोगे? नो सर। नहीं, हम 46 बोलेंगे। मैं दिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, होने की बात कर रहा हूँ। तो हम एक नॉर्मली जो बोलचाल में भाषा है कि भैया हमारी बॉडी के हर एक सेल में एक्सेप्ट गैमेट सेल को छोड़ के जितने भी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, सभी में क्रोमोसोम का नंबर कितना देखा जाता है? 46। ऐसा सुने होंगे आप? यस बोलो। yes, sir. यस सभी हम लोग सुनते हैं और पढ़ते भी ऐसा ही है। लेकिन जब हम एग्जामिन करने की बात आते हैं कि भैया अभी बताओ इस समय क्रोमोसोम कितना दिखेगा माइक्रोस्कोप में, तो 0 दिखेगा, लेकिन होगा कितना? 46। 46। सर तो यहाँ यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ बेटा, 46 अगर कितना क्रोमोसोम है बोलेंगे तो 46। समझ आ रहा बात? यस ये यही दिक्कत है एक्चुअल में, इसी चीज को ही समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार बच्चे पढ़ते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको बोले माइक्रोस्कोप में कितना क्रोमोसोम दिखेगा, बोलो। 0 कितना Zero. 0 दिखेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ डीएनए की कॉइलिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर एक नॉर्मली आपसे पूछे कि एक नॉर्मल सेल में कोई भी
ठीक है, गैमेट को छोड़ के कोई भी सेल, चाहे ब्रेन सेल ले लो, हार्ट सेल ले लो, डिवाइडिंग सेल ले लो, नॉन डिवाइडिंग, सब में अगर आपको बोले कि कितना क्रोमोसोम होता है तो आपको 46 ही बोलना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो होना और दिखने में अंतर ध्यान रखना। अगर कितना दिखेगा बोलेगा माइक्रोस्कोप से तो भैया नहीं दिखेगा, अभी सिर्फ डीएनए कॉइलिंग नहीं हुई है, ठीक है, कॉइलिंग नहीं हुई है। लेकिन कितना होता है नॉर्मली बोलचाल में, तो 46 होता है, क्योंकि हम हमेशा डीएनए की काउंटिंग नहीं करते हैं, हम हमेशा क्रोमोसोम्स की काउंटिंग करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि भैया एक नॉर्मल सेल है, लिवर सेल है, कितना क्रोमोसोम होगा, 46। लिवर सेल में कितना होगा, 46। ब्रेन सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 46। हार्ट सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 46। समझ आ रहा बात, होगा और कितना दिखेगा, हमेशा इसको सेपरेट रखना। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। तो यस सर। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कितना होता है ये पूछता है, कितना होगा या कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मैं उसी के हिसाब से आप समझाऊंगा कि कितना क्रोमोसोम होता है या कितना होगा, तो 46, ठीक है। कितना क्रोमोसोम होना चाहिए या होगा या होता है, 46। कितना क्रोमोसोम होगा, होना चाहिए या होता है, 46। और 46 को हम क्या बोलते हैं, 2n। 23 को क्या बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 46 को 2n। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, चलो बताओ भैया कि G2 फेज में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और कितना डीएनए का नंबर पाया जाएगा। 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा, 92 डीएनए पाया जाएगा। ये ऐसा हम बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में माइक्रोस्कोप से दिखने पर कितना दिखेगा ये नहीं आता है जनरली, ठीक है, ये जनरली नहीं आता है। और आपके बुक में भी अगर आप एनसीईआरटी अगर आप रखे हो, नहीं रखे हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सर तो फिर हम इससे पहले 0 क्यों बताए? ताकि बेटा आप ये समझ सको कि होना और दिखना में अंतर क्या होता है, ठीक है। यस सर। चलो ये दिख रहा है आप लोगों को, एस फेस को पढ़ो एक बार, एस फेस को पढ़ो। ठीक है, समझ आया वाला समझ नहीं आया। ये वाला, यस सर। इसमें क्या लिखा है कि however there is no increase in the chromosome number। आपको क्रोमोसोम कहाँ दिख रहा है, वहां क्रोमोसोम का नंबर में चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक क्रोमोसोम अपीयर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल में देखो जनरली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि भैया हार्ट सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, लिवर सेल में कितना होगा, मसल सेल में कितना होगा, स्किन सेल में कितना होगा, समझ आ रहा है बात। और हमारी बॉडी का कोई भी सेल है, गैमेट सेल को छोड़ के, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, तो हम एक ओवरऑल सेल की बात करते हैं। अब वो सेल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। कोई भी एक सेल जो होता है, एक ओवरऑल जो नॉर्मल सेल होता है, मे बी वो डिवाइडिंग है, मे बी वो नॉन डिवाइडिंग, ठीक है, तो वो एक सेल है। तो हम एक सेल का एट अ टाइम क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है उसको हम लोग फिक्स्ड मानते हैं, ठीक है। जैसे आप एनसीईआरटी की लाइन देखी होगी कि भैया एक समय में क्रोमोसोम, किसी भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड होगा G1 फेज तक, ठीक है। मतलब आप अगर एस फेज में देखोगे तो भले डीएनए का नंबर डबल हो रहा है,
लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक नॉर्मल सेल में अभी भी क्रोमोसोम का नंबर को 46 ही मानेंगे। ठीक है, ये ऐसा मानेंगे और होगा, इसी की बात हो रही है, दिखेगा की बात नहीं। अगर आप इसमें देखोगे तो दिखेगा की बात नहीं होती है, होता है एक नॉर्मल सेल। जब ये डिवीजन चालू नहीं किया था तो भी हम 46 क्रोमोसोम मानते हैं। अब पढ़ो इसको। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम number if the cell had diploid or 2n number of chromosome, that is 46 at G1 even after S phase, मतलब after DNA duplication the number of chromosomes remains the same। अब इसका कारण इसीलिए है क्योंकि क्रोमोसोम अपीयर होता है बेटा एम फेस में। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए। एम फेस में क्रोमोसोम अपीयर होना चालू होगा। तो एम फेस में भी कहाँ पर बेटा, एम फेस में 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये 4 फेस है एम फेस का, दैट इज माइटोसिस का। ठीक है, तो माइटोसिस में कहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिखेगा, तो प्रोफेज जो होता है, सबसे पहला फेज प्रोफेज। प्रोफेज का 2 स्टेज होता है, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में होता है डीएनए की कॉइलिंग। क्या बोला मैंने? अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होता है डीएनए की कॉइलिंग। तो डीएनए कॉइलिंग होगा तो सीधी सी बात है क्रोमोसोम अपीयर होना चालू होगा। देख रहे हो, ये क्रोमोसोम जैसा दिखना चालू हुआ। प्रोफेज खत्म, आया मेटाफेज। मेटाफेज में एक्चुअल में दिखता है क्रोमोसोम। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज में जो एक्चुअल शेप होता है, एक्चुअल में जो शेप होता है ना, मॉर्फोलॉजी जो होती है क्रोमोसोम की, वो दिखना चालू होता है। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम जो है वो डबल नहीं हुए हैं, क्रोमोसोम अभी भी सेम है ना। फिर अब क्या होगा बेटा, ये हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। अब यहाँ पर क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, तो इसको अपन देखते हैं कैसे। तो अगर आप यहाँ पर देखे हो कि डायग्राम में कि भैया ये जो फेस है, ठीक है, ये जितना भी फेस है इसमें क्रोमोसोम अपीयर नहीं होता। प्रोफेस के बाद मेटाफेस में ही क्रोमोसोम अपीयर होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि एस फेस में डीएनए डबल होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है एस फेस में डीएनए डबल जरूर होता है, लेकिन डीएनए सेपरेट नहीं होता है। डीएनए डबल हो गया लेकिन डीएनए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमेजिन करो कि आपके पास जो चक्री का धागा है वो धागा एक अपने आप को कॉपी कर लिया। इमेजिन करो आपके पास जो चक्री का धागा है वो अपने आप को कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी करने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर चिपके हुए हैं। तो डीएनए तो डबल दिख रहा है, लेकिन जब अब इस दोनों डीएनए की कॉइलिंग होगी तो दोनों डीएनए जो है वो एक ही क्रोमोसोम के अंदर रहेगा। कितना? एक ही क्रोमोसोम के अंदर रहेगा। ये दोनों डीएनए एक साथ चिपके हुए हैं, दो अलग अलग तो हो गए लेकिन कहीं एक जगह चिपके हुए हैं। तो चिपके हुए हैं तो दोनों की अब कॉइलिंग होगी। कॉइलिंग होगी तो क्या होगा बेटा, अब ये दोनों डीएनए एक ही क्रोमोसोम के अंदर होगा। फिर आगे के स्टेज में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा एनाफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है जिसके अंदर 2 डीएनए है, अब ये सेपरेट होना चालू होगा, तब जाकर के क्रोमोसोम डबल होता है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सिंपल सा बेसिक सा जो डीएनए का कॉन्सेप्ट है उसको समझो, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट को मैं अगले क्लास में समझा ही दूंगा। क्लियर है? डीएनए का कॉन्सेप्ट को समझ गया? ठीक है, यस सर। है ना। क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में तब समझ आएगा जब क्रोमोसोम अपीयर होना चालू होगा और क्रोमोसोम डबल होना चालू होगा, तब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो सिंपली हमको क्या देखना है कि किसी भी एक नॉर्मल सेल की जब बात करेंगे तो हमेशा 46 क्रोमोसोम लेंगे। ठीक है, डीएनए जनरली हम नहीं बोलते हैं, पढ़ते समय हम डीएनए को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल होना, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ एक
चलिए ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम किसी भी एक सेल में हम हमेशा क्रोमोसोम को मेंशन करते हैं, डीएनए को मेंशन नहीं करते हैं। तो जब भी बात आती है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भैया ह्यूमन सेल में कितना क्रोमोसोम होता है 46, कभी आप सुने हो कितना डीएनए होता है? नहीं पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम मेंशन सिर्फ क्रोमोसोम का करते हैं, ठीक है, डीएनए का नहीं करते। डीएनए का मेंशन सिर्फ और सिर्फ इसी समय होता है, ठीक, समझ आ रहा बात? तो एक नॉर्मल सेल जब भी कंप्लीट सेल डिवीजन नहीं करता तब तक हम क्रोमोसोम को 46 मानते हैं, ठीक है? तो अभी सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एम फेस में नहीं आया, तो एम फेस तक के हम क्रोमोसोम को सही तरीके से मेंशन नहीं करते, नॉर्मल ही मानते हैं 46। यहाँ तक के हमको मान के चलो कि मेटाफेज तक, क्या बोला मैंने, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेज तक हम लोग क्रोमोसोम नंबर सेम मानते हैं, दैट इज 46। और ये नीट का बहुत कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नीट का सब बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा, जो मैं भी बता रहा हूँ, क्या कि G1 S G2 प्रोफेस मेटाफेज तक हम क्रोमोसोम के नंबर को 46 ही मानते हैं। ये इसका सारा क्लेरिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में जरूर आएगा, है ना। यहाँ से एनाफेज से जब सेपरेशन चालू होगा, देन उसके बाद हम मानते हैं कि अब क्रोमोसोम डबल हुआ, तब तक हम डीएनए को लेकर के चलते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 है G1 में, ठीक है, एस फेज में भी 46 ही मानेंगे, G2 में भी 46 ही मानेंगे, प्रोफेज में भी 46 मानेंगे, मेटाफेज में भी 46 क्रोमोसोम मानेंगे। डीएनए का क्या हिसाब किताब रहेगा? 46 डीएनए रहेगा, यहाँ डबल हो गया तो S2 के लास्ट में डीएनए 92 हो गया, G2 में 92 मिलेगा, बाकी इसमें भी आपको 92 ही डीएनए पाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. है ना। तो नॉर्मली कितना पाया जाता है ये हमेशा पूछा जाएगा, ये हमेशा बोला जाता है, ठीक है। और डीएनए कितना होगा ये हमेशा पूछा जाता है, आपको कितना दिखेगा ये नहीं पूछता है। तो मैंने ये क्यों बताया है, जनरली ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने इसीलिए बताया है ताकि जब आप मियोसिस पढ़ोगे उस समय ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना मियोसिस मैक्सिमम लोगों को क्लियर ही नहीं होता है डीपली, मतलब एक्चुअल जो उसका कॉन्सेप्ट है मियोसिस का, वो ये जितना मैं अभी बताया हूँ, ठीक है, वो 3rd क्लास में आएगा, ठीक है। तो जितना मैं बताया हूँ ये एक्चुअल में मियोसिस के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको बस ध्यान रखो, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसा दिखता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस।